मेरा नाम सलोनी है। मैं शहर में पली बड़ी हुई थी, मगर मेरी शादी गांव में एक पढ़ी लिखी फैमिली में हुई थी। मेरे पति ने मुझे नया नया स्मार्टफोन लाकर दिया, इसीलिए मुझे मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं आता था। एक दिन मेरे पास एक नंबर से कॉल आई। मैंने रिसीव की तो कॉल पर कोई लड़की बात कर रही थी। वह लड़की कौन थी मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी उससे फ़ोन पर बातचीत होना शुरू हो गई। मैं अपनी उस दोस्त से जब भी मिलने की बात करती, वह मुझे मना कर देती थी। एक दिन मेरी जान निकल गई जब मुझे पता चला कि मेरी वह दोस्त कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरी एक नंद और मेरे ससुर रहते थे। मेरे पति का नेचर बहुत अच्छा था। उनकी जॉब दूसरे शहर में लगी हुई थी, इसीलिए वह अपनी शादी करने के लिए यहाँ आए हुए थे। मेरे पति को हर महीने 2 दिन की छुट्टी मिला करती थी, इसीलिए वह महीने की पहली और दूसरी तारीख में अपने घर पर होते थे। मेरे पति अपनी शादी के लिए 10 दिन की छुट्टियां लेकर आए थे। उनकी छुट्टियां पूरी हो चुकी थी। शादी की रात मेरे पति ने कहा कि तुम्हें मेरे पिता और बहन का बहुत ख्याल रखना है। मेरी बहन को हमेशा अपनी बहन की तरह समझने और मेरे पिता को हमेशा अपना पिता की तरह सम्मान देना है, पर हमेशा उन दोनों का ख्याल रखना, क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरी बहन ने अपने बचपन में अपने नन्हे हाथों से कच्ची पक्की रोटी बनाकर मेरे और पिताजी का पेट भरा है। उसने हम दोनों का बहुत ख्याल रखा है, इसीलिए अब तुम्हें उसको आराम देना है। मैं अपने पति का मतलब अच्छे तरीके से समझ रही थी। वह चाहते थे कि मैं इस घर का काम संभाल लूँ और उनकी बहन को आराम दूँ। मेरी नंद जवान थी और वह ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, बस नॉर्मल सी शक्ल थी, लेकिन वह घर गृहस्थी बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मेरे ससुराल का घर बहुत अच्छा बना हुआ था, काफ़ी बड़ा घर था। मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मेरे मायके का घर काफ़ी छोटा था। गांव के लोगों के घर तो बड़े बड़े ही होते हैं। मैं अपने पति का भरोसा दिलाया कि मैं उनकी बहन और उनके पिता का बहुत ख्याल रखूंगी और उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरे पति की छुट्टियां पूरी होने वाली थी। अभी उनकी छुट्टियां पूरी होने में 2 दिन रह गए थे, इसीलिए मेरे पति मुझे 2 दिन के तौर पर घुमाने ले गए थे। इस बात से मेरे ससुर को भी कोई एतराज़ नहीं था। जब हम लोग घूमकर वापस आए तो मेरे पति ने अपनी जाने की पैकिंग करनी शुरू कर दी। मैं अपने पति के जाने पर काफ़ी अफसोस में थी। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे और अभी से मेरे पति मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे। मेरे पति ने मुझे भरोसा दिलाया कि तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो। मेरी बहन की आदत बहुत अच्छी है, वह कभी तुम्हें बोर नहीं होने देगी, वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी। पर ससुराल में कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन पत्नी हमेशा अपने पति का इंतजार करती है। मेरे पति अगले दिन सुबह ही दूसरे शहर अपनी नौकरी के लिए जा चुके थे। अब घर में हम 3 लोग रह गए थे। इस घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बहुत अजीब बात थी। मैं जब भी अपने ससुर के पैर छूने उनका आशीर्वाद लेने जाती तो उनकी हरकतें मुझे अजीब लगती थी। वह मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, और खुश तो खैर सभी लोग थे। गांव की काफ़ी सारी औरतें भी मुझसे मिलने के लिए आई थी, क्योंकि सभी लोगों का यही कहना था कि मैं इस पूरे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत बहू हूँ। किसी के घर में भी इतनी प्यारी बहू या बेटी भी नहीं है, क्योंकि गांव के ज़्यादातर लोग गरीब थे और गांव के लोग तो वैसे भी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसीलिए सारी औरतें मुझे देख देख कर बहुत खुश होती थी और मेरे पति की किस्मत पर नाज करती थी। मेरे पास अभी तक मोबाइल नहीं था। मुझे अपने पति की याद सता रही थी, लेकिन मेरे ससुर के पास स्मार्टफोन था। मेरे पति अपने पिता के नंबर पर कॉल कर लेते और मुझसे बात कर लिया करते थे। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी थी और यहाँ पर सारे काम करके फ्री रहती थी और सारा दिन घर में बोर रहती थी। मेरी नंद तो मुझसे थोड़ी बहुत देर बातचीत करती और उसके बाद अपने कमरे में घुस जाती थी। यह लोग काफ़ी सिंपल लोग थे। मेरे ससुर मेरे घर में आने के बाद बहुत खुश थे, लेकिन उनको इतना ज़्यादा खुश होता हुआ देखकर मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होता था। वह कभी बाजार से मेरे लिए पकौड़ी लेकर आते तो कभी समोसे लेकर आते और थैली मेरे हाथ में लाकर दे दिया करते थे। मैं खाने के लिए अपनी नंद को आवाज़ लगाती तो वो मना कर देते थे और कहते थे कि बहू मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, बेटी को आवाज़ मत लगाओ। मुझे उनकी यह बात बड़ी अजीब लगती थी कि भला वह अपनी बेटी से ज़्यादा बहू को अहमियत क्यों दे रहे थे। इतनी बात मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मैं अभी नई थी इस घर में। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ससुर किसी बात का बुरा मान जाए। मैं खामोशी से अपने कमरे में ले जाकर खा लिया करती
और जो बचता मैं अपनी नंद को खामोशी से दे दिया करती थी। मेरी नंद भी पलटकर मुझसे सवाल नहीं करती थी कि आखिर आपको यह समोसे या पकौड़ी किसने लाकर दी है। वह तो बहुत ही सिंपल टाइप की लड़की थी। अपने कमरे से सिर्फ किसी काम से ही निकलती थी, बाकी फिर वापस अपने कमरे में ही घुस जाया करती थी। सुना था कि वह काफ़ी पढ़ी लिखी है, इसीलिए कंप्यूटर पर कुछ न कुछ करती रहती है। पहले तो उसने घर की सारी जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी वह घर के किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती थी। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी और मैं बस अपने ससुर के अच्छे व्यवहार से खुश थी। मैं सोचती थी कि हमेशा अपनी नंद और ससुर का बहुत ख्याल रखूंगी, जैसे कि मेरे पति ने मुझसे कहा था, और मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा रही थी। मैं अपने ससुर से सुबह उठते ही पूछती कि आपको नाश्ते में क्या खाना है, तो वह मेरी इस बात से बहुत खुश होते थे। जबकि सुबह को मेरी नंद भी अपने पिता से पूछती थी कि आपके लिए नाश्ता बना दूं, तो मेरे ससुर अपनी बेटी से नाश्ता बनाने के लिए मना कर देते थे। वो वापस अपने कमरे में चली जाती, फिर कोई दूसरा काम देख लिया करती थी। मैं जब भी पूछती, मेरे ससुर मुझे फ़ौरन ही अपनी पसंद का नाश्ता बता देते और मैं उनकी पसंद के मुताबिक नाश्ता बनाती और उनको दे देती। मेरे ससुर दिन में मुझे काफ़ी सारी डिशेस की डिमांड करते थे। मैं उनका कहना हर बार मान लिया करती थी, इसीलिए वह हर दिन खुश रहने लगे थे। मेरे पति को गए हुए 1 महीना पूरा होने वाला था। आज उनके आने का टाइम हो गया था। अब की बार जब मेरे पति घर आए तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ लेकर आए। उन्होंने आते ही मुझे गिफ्ट दिया। गिफ्ट देखकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने जैसे ही गिफ्ट को ओपन किया तो उसके अंदर स्मार्टफोन था। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें मुझसे बात करने में परेशानी होती है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आया हूँ। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ, मुझे अपने ससुर के मोबाइल से बात करनी पड़ती थी, अब मेरे लिए यह भी आसान हो गया है। 2 दिन इसी तरीके से हंसी खुशी अपने पति के साथ गुजर गए थे। मैं घर के सारे काम दिल लगाकर किया करती थी। मोबाइल को हाथ लगाने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, जबकि शुरू के दिनों में तो मैं फ्री ही रहती थी। लेकिन मेरे ससुर दिन में मुझे कोई ना कोई काम करवाते रहते थे, इसीलिए मैं बहुत बिजी रहती थी। मेरा मोबाइल तो एक तरफ ही पड़ा रहता था। रात के टाइम पर जब मुझे मौका मिलता तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने पति से कॉल पर बात कर लेती। एक दिन मैं किचन में खड़ी हुई रोटी बना रही थी, तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा है या फिर कोई मेरे पीछे खड़ा है। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद यह मेरा वहम होगा। उसके बाद मैं रोटी बनाने में बिजी हो गई थी। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर गए। फिर एक दिन मैं छत पर कपड़े फैलाने गई तो तब मुझे छत पर ऐसा महसूस हुआ जैसे छत पर मेरे अलावा भी कोई और मौजूद है, जबकि उस दिन छत पर ही क्या बल्कि पूरे घर में कोई मौजूद नहीं था। मेरी नंद अपने चाचा के घर गई हुई थी और मेरे ससुर घर के बाहर थे। ना जाने मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। मुझे लगा शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ी देर के बाद जब नंद घर वापस आई तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम घर पर वापस आई थी? उसने कहा, नहीं तो भाभी, मैं अभी ही घर पर आई हूँ। वह कहने लगी, क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रही है। मैंने अपनी नंद को बताया कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इस घर में मुझे कोई देख रहा है, जैसे किसी की मुझ पर नज़र है। तो नंद कहने लगी, भाभी आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? इस घर में आपके साथ मैं भी तो रहती हूँ, कभी मुझे तो कभी किसी ने नहीं देखा। मेरी नंद यह बात सुनकर मेरी मजाक बनाने लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि आज के बाद मैं उसको अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। उसने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। उस दिन मेरे ससुर घर में कब आए थे मुझे कुछ नहीं पता चला। जब वह गए तब तो मैंने उनको देखा था, लेकिन जब वह वापस आए तब मुझे पता नहीं चला। शायद मैं उस टाइम पर अपने कमरे में लेटी हुई थी। मेरे ससुर मुझे देखकर मुस्कुराते रहते थे। एक दिन मैंने उनसे इसकी वजह पूछी तो वह कहने लगे कि तुम बिल्कुल अपनी सास की तरह लगती हो। मैंने उनसे कहा, आपका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है कि तुम बिल्कुल अपनी सास की परछाई हो। तुम्हारी सासू माँ भी बिल्कुल तुम्हारी जितनी सुंदर थी और बल्कि तुम्हारी तरह घर के काम में फुर्तीली थी। मतलब मेरे ससुर मुझे अपनी पत्नी से कंपेयर कर रहे थे। मुझे लगा कि इसीलिए वह मुझे अपने हर काम के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना भी बहुत पसंद आता था। लेकिन एक दिन मेरे ससुर ने बहुत अजीब सी हरकत की। वह घर के अंदर एक बड़ी सी अजीब चीज़ लेकर आए। मेरी नंद और मैं यह देखकर हैरान रह गए थे।
यह गांव तो जरूर था, लेकिन इस चीज़ का यहाँ क्या काम होता, जबकि मेरे ससुर तो काफ़ी पढ़े लिखे थे। वह एक घोड़ी थी। आजकल घोड़ी भी कहाँ सस्ती मिलती है। इस पर तो काफ़ी सारे पैसे खर्च करने के बाद इसे लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि मैं इस घोड़ी को पालना चाहता हूँ, इसीलिए अपने घर में लेकर आया हूँ। मेरी नंद ने तो अपने पिता की मजाक भी बनाई थी कि आपको कब से शौक हो गया घोड़ी को पालने का। मैंने कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा या फिर बकरी पालने का शौक तो सुना था, लेकिन घोड़ी पालने का शौक के बारे में मैंने पहली बार सुना था। यह बात मुझे भी बिल्कुल अजीब सी लग रही थी। अगले दिन जब मैं सुबह सुबह किसी काम के लिए उठी तो मैंने देखा कि लगभग सुबह के 6 बजे थे। इतनी सुबह मेरे ससुर घोड़ी के पास बैठे उसका दूध निकाल रहे थे। मैं छुपकर उनको देखने लगी। मैंने देखा कि उन्होंने दूध को गिलास में लिया, उसके बाद उसको पी लिया। जब मेरे ससुर को पता चला कि मैं उनको देख रही हूँ तो मैं घबरा गई। मैंने कहा, आप ये दूध क्यों पी रहे हैं? तो वह कहने लगे कि घोड़ी का दूध पीने से मर्द की शरीर में ताकत आती है। मैंने सोचा कि शायद इस उम्र में आकर मेरे ससुर को कमजोरी महसूस हो रही होगी। गांव के लोग तो काफ़ी सारे नुस्खे जानते हैं, यह भी कोई ताकत लाने वाला कोई नुस्खा होगा। वैसे मैंने पढ़ा था कि घोड़ी का दूध काफ़ी सारी बीमारियों में भी काम आता है। मुझे अपने ससुर के इस बारे में ज़्यादा समझकर क्या करना था। ये उनके फ़ायदे का जानवर था, इसीलिए तो वह उसे लेकर आए थे। मैं जब अपने पति को कॉल पर बात की तो इस बारे में उनको भी बताया था। मेरे पति ने कहा कि मेरे पिताजी पढ़े लिखे आदमी है और यह गांव के तौर तरीके भी जानते हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ उनका उठना बैठना है, उनमें से किसी ने उनको यह नुस्खा बता दिया होगा। तुम इस बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो। मेरे पिताजी जो करते हैं ठीक करते हैं। आज तक उन्होंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया है और वह घोड़ी घर में लेकर आए हैं तो इसमें भी कोई उनका मकसद होगा। मैंने अपने पति से कहा कि आप ठीक कह रहे हो, ससुर जी सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। एक दिन मैं अपनी नंद के साथ मार्केट गई थी। मार्केट से आने के बाद जैसे ही मैं अपने कमरे के अंदर गई तो यह देखकर हैरान रह गई थी कि मेरे कमरे की हालत बहुत बुरी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कमरे की तलाशी ली हो। चारों तरफ सामान फैला हुआ था। मुझे लगा कि शायद मेरे कमरे में कोई आया होगा। मैंने अपनी सारी कीमती चीज़ें चेक की, लेकिन मेरे कमरे के अंदर हर कीमती चीज़ अपनी जगह पर ही मौजूद थी। कोई भी कीमती चीज़ कमरे से गायब नहीं थी, बस कमरे का सामान इधर उधर फैला हुआ था। मैं अपने ससुर जी के पास गई और उनसे यह सवाल किया कि मेरे कमरे में यह सामान कैसे फैला हुआ है। क्या आप मेरे कमरे में गए थे? क्योंकि उस दिन घर में ससुर जी अकेले मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे कमरे में नहीं गया, लेकिन मैंने तुम्हारे कमरे के अंदर बिल्ली को जाते हुए देखा था। शायद बिल्ली ने ही तुम्हारे कमरे का सामान फैला दिया होगा। मैंने सोचा कि शायद वह सही कह रहे हैं, यही हो सकता है, बिल्ली ही कमरे में आई होगी। भला कमरे में ऐसे बेवजह सामान कौन फैलाएगा। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और मेरे पति की छुट्टी के दिन आ गए थे और वह 2 दिन के लिए घर पर आ गए थे। अगले दिन जब मैं सुबह का नाश्ता बनाया तो सब लोग नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गए थे। मेरे पति ने अपनी बहन से कहा कि तुम्हारी भाभी मेरे पीछे तुम्हारा ख्याल भी रखती है या नहीं। मेरी नंद कहने लगी, भैया भाभी बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ख्याल रखती है। ये बात सुनकर मुझे खुशी मिली थी कि मेरी नंद ने मेरी तारीफ़ की थी। उसके बाद मेरे ससुर ने तो मेरी इतनी तारीफ़ कर दी कि वह तो खामोश रहने का नाम भी नहीं ले रहे थे। मेरे ससुर ने कहा कि बहुत ही सच में बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है और उसके घर को भी अच्छे तरह से हैंडल कर लिया हुआ है। मैंने सोचा कि आज मैं अपने ससुर को अपने मायके जाने की परमिशन ले लेती हूँ, लेकिन यह सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि मेरे ससुर ने मुझे मायके जाने से मना कर दिया था। मैं उदास सी हो गई थी। मेरा उदास चेहरा देखकर मेरे ससुर ने थोड़ी देर के बाद कह दिया कि ठीक है, चली जाओ। मैं अपने पति के साथ 2 दिन के लिए अपने माता पिता के घर चली आई थी। वहाँ पर मैंने अच्छा टाइम गुजारा और उसके बाद मैं घर आ गई। मेरे पति वापस चले गए। मेरे पति के अगले दिन जाते ही मेरे नंबर पर एक नए नंबर से मिस कॉल आने लगी। मैंने जैसे ही कॉल अटेंड करती, पीछे से कॉल कट जाती और मैं अपनी साइड से कॉल करती तो नंबर बिजी आता था। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ना जाने यह किसके नंबर से मुझे इतनी सारी कॉल्स आ रही है। एक दिन दोपहर का टाइम था। हम सब लोग दोपहर में अपने अपने कमरे में जाकर लेट गए थे और आराम कर रहे थे। मेरी नंद और ससुर भी अपने कमरे में आराम कर रहे थे।
मैं जैसे ही अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल पर इस नंबर से कॉल्स आ रही थी। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की, थोड़ी देर तक तो किसी ने बात नहीं की, लेकिन थोड़ी देर बाद किसी के बोलने की आवाज़ आई। यह किसी लड़की के बोलने की आवाज़ थी। उस लड़की ने पहले तो हेलो बोला, उसके बाद मैंने पूछा आप कौन हो, तो वह कहने लगी कि मेरा नाम खुशी है, पर इस नाम की किसी लड़की को मैं नहीं जानती थी। मैंने कहा कि मैं आपको नहीं जानती। उसने कहा मैं भी आपको नहीं जानती। तो मैंने कहा जब आप मुझे नहीं जानती तो इतने दिनों से बार बार मुझे कॉल क्यों कर रही हो? मैं जब भी तुम्हारे नंबर से कॉल रिसीव करने की कोशिश करती तो कॉल कट जाती है। उसने कहा कि हो सकता है शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल कट जाती हो। वैसे मेरा नाम खुशी है और मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। मैंने कहा कि मेरा मायका भी गाजियाबाद ही है। इसी तरह हम दोनों की बातचीत काफ़ी देर तक होती रही। उस लड़की ने बातों ही बातों में मुझसे दोस्ती कर ली। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। इसी तरह हम रोज़ एक दूसरे से बात करते रहते थे और मेरे ससुर का वही रूटीन था। वह रोज़ सुबह सवेरे उठ जाते और सबसे पहले घोड़ी का ताज़ा दूध निकाल लिया करते। फिर मेरे ससुर काफ़ी पढ़े लिखे थे। मैं रोज़ उनके कमरे की सफाई करने जाती। उनके कमरे में कंप्यूटर भी रखा हुआ था और वह हमेशा अपने मोबाइल में ही बिजी रहते थे। मेरे ससुर कोई काम नहीं करते थे, इसीलिए कभी छत पर चले जाते या मोबाइल या कंप्यूटर से अपना टाइम पास कर लिया करते थे। यह कंप्यूटर मेरे पति का था, लेकिन मेरे पति तो इसको इस्तेमाल ही नहीं करते थे, इसीलिए मेरे ससुर ने इस कंप्यूटर को अपने कमरे में रख लिया था। दिन इसी तरह गुजर रहे थे और हर दिन मेरी दोस्त खुशी से बात होती थी। वह हर दोपहर के टाइम पर ही मुझे फ़ोन किया करती थी और हम 2 या 3 घंटे तक आपस में बात किया करते थे। मेरा टाइम अच्छा पास हो जाता था और उसे बात करने के बाद मेरा मन भी हल्का हो जाता था। मैं अपने मायके में भी अपनी माँ से या अपनी बहन से ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस कभी कभी हालचाल पूछ लिया करती थी। मेरे पति घर आ गए। एक दिन मुझे याद आया कि मैं अपने मायके से अपनी पुरानी एल्बम लेकर आई थी, जिसमें मेरे बहुत सारे फ़ोटो लगे हुए थे। मैंने अपने पति को कहा कि मैं आपको अपने बचपन के फ़ोटो दिखाती हूँ। मैं अपनी उस एल्बम को अलमारी से निकालने के लिए अलमारी में काफ़ी देर तक चेक करती रही, लेकिन मुझे मेरी एल्बम नहीं मिल रही थी। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने किसी संदूक में तो नहीं रख दी। मैंने पूरी संदूक भी छान मारी थी, यहाँ तक कि पूरे कपड़े की तलाशी ले ली थी, लेकिन मुझे मेरी एल्बम कहीं नहीं मिली थी। अब पिछले महीने में ही तो मैं अपने मायके गई थी, तभी अपनी पुरानी एल्बम साथ लेकर आई थी। मेरे पति कहने लगे क्या ढूंढ रही हो? मैंने जब उनको बताया तो वह कहने लगे हो सकता है कि तुम यहाँ एल्बम लाई ही नहीं हो। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं एल्बम अपने घर से लेकर आई थी ताकि आपको अपने फ़ोटोज़ दिखा सकूं, लेकिन मेरी एल्बम पता नहीं कहाँ गई। मेरे पति ने कहा हो सकता है तुम रास्ते में कहीं एल्बम गिरा दी हो या फिर धोखे से तुमसे गिर गई हो। उन्होंने मेरी परेशान शक्ल देखते हुए कहा इतना परेशान मत हो, ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है, एक एल्बम ही है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तुम हमारी शादी की एल्बम देख लो। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी और मुझे अच्छे से याद था कि मैं एल्बम लेकर आई थी और याद से मैंने उसे अलमारी में ही रखा था। पर जब एल्बम पूरे कमरे में नहीं मिली तो मैंने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ दिन बाद जब मैं अपने ससुर के कमरे में सफाई करने गई तो वहाँ पर मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी जिसको देखकर मैं हैरान रह गई। यह कोई चीज़ नहीं बल्कि मेरी ही एल्बम थी। यह वही फ़ोटो एल्बम थी जो काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रही थी। इन सारी फ़ोटोज़ में मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपनी एल्बम वापस वहीं पर रख दी और सोचने लगी कि ससुर जी ने आखिर मेरी एल्बम अपने पास क्यों रखी हुई है। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। इन्हीं दिनों गांव में ही एक पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता मेरी नंद के लिए आया था और मेरा भी ध्यान उस रिश्ते में लग गया। मैं इन दिनों बहुत बिजी हो गई थी और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। मेरी खुशी से भी कोई बात नहीं हो रही थी क्योंकि हम लोग शॉपिंग में लगे हुए थे। मेरे पति घर आ गए थे, उनकी बहन की सगाई होने वाली थी। जिस दिन मेरी नंद की सगाई थी उस दिन मैं अपने कमरे में कपड़े पहनने के बाद ड्रेसिंग के आगे बैठी हुई थी, मेकअप कर रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ अंदर झांक रहा है। जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो कोई नहीं था, लेकिन मैं फिर भी अपनी तसल्ली के लिए दरवाजे की तरफ भागती हुई गई। इतने में दरवाजे पर मेरी नंद आ गई
और तैयार होकर मुझे खुद को दिखाने लगी। भाभी, मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने अपनी नंद से कहा। बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, क्या तुम ही दरवाजे पर खड़ी हुई मुझे देख रही थी? उसने कहा, भाभी मैं तो अभी तैयार होकर आई हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ परेशान लग रही है। मैंने उसको कुछ नहीं बताया और मैं खामोश हो गई। मेरी नंद की शादी में अभी काफ़ी टाइम था। अभी तो हम लोगों ने उसकी सगाई कर दी थी। सगाई वाले दिन घर के सभी लोग बहुत खुश थे। हम लोग फैमिली फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तभी अचानक मेरे ससुर मेरे बराबर में आकर खड़े हो गए। मेरी एक साइड पर मेरे पति खड़े हुए थे और दूसरी साइड पर मेरे ससुर खड़े हुए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरी कमर पर हाथ लगाया हो, जबकि मेरे पति का हाथ तो मेरे कंधे पर था। मैंने जैसे ही अपने ससुर की तरफ देखा तो वो आगे बढ़ गए और मेरे पति ने मेरा ध्यान कैमरे की तरफ देखने को कहा। उस दिन काफ़ी सारे ऐसे हादसे मेरे साथ हुए थे जिसकी वजह से मुझे अपने ससुर पर शक होने लगा, लेकिन वह मेरे पिता समान थे। उन पर शक करना मेरे लिए बहुत बड़ा पाप था, क्योंकि मुझे सिर्फ उन पर अभी तक शक ही था। मैंने उनको अपनी आंखों से ऐसा कुछ भी गलत करते हुए नहीं देखा था जिसकी वजह से शक सही साबित हो सके। मेरी नंद की सगाई तो अच्छे तरीके से हो गई थी। मेरे पति भी जा चुके थे। कुछ दिनों बाद सगाई की एल्बम बनकर आई तो सबसे पहले मेरे ससुर लेकर बैठ गए और खुशी खुशी देखने लगे। वह एल्बम अपने कमरे में लेकर चले गए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने एल्बम मुझे दे दी। इन दिनों खुशी के मेरे फ़ोन में काफ़ी सारी मिस कॉल पड़ी हुई थी। बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से मेरी उससे कोई बात ही नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने उसे कॉल की और उससे सॉरी कहा कि मैं अपनी नंद की सगाई में बिजी थी, इसीलिए उससे बातचीत नहीं कर सकी। हम लोग काफ़ी देर तक एक दूसरे के बारे में बातचीत करते रहे। खुशी से बात करते ही मुझे कभी कभी ऐसा लगता जैसे वह कोई अनजान इंसान नहीं बल्कि कोई मेरी अपनी ही है। बातों बातों में वह काफ़ी सारी बातें इस तरह से कह दिया करती थी जैसे वह मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जानती हो, और काफ़ी सारी बातें उसे मेरे बारे में भी पता थी। पर मैं हर बार यही सोचती थी कि जिस इंसान से हम इतनी सारी बातें करते हैं उसको हम अपने बारे में काफ़ी कुछ बता चुके होते हैं, इसीलिए खुशी को मेरे बारे में मेरे अलावा और कौन बता सकता था। मैं खुशी को अपनी नंद की सगाई पर इनवाइट करना चाहती थी, पर घर में ज़्यादा मेहमान होने की वजह से मैं उससे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाई। मैंने अपने पति को भी खुशी के बारे में बताया तो मेरे पति कहने लगा, ऐसे किसी भी अनजान को अपने दोस्त नहीं बनाते, पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि खुशी की बातों ने मुझे एक अजीब सा भरोसा दिखाया है। वह बहुत अच्छी है। उसने अपने मुझे काफ़ी सारे राज बताए थे। वह मुझ पर भरोसा करती थी, इसीलिए तो उसने मुझे अपने सीक्रेट बताए थे, वरना आजकल के ज़माने में कोई भी किसी को सीक्रेट बिना मतलब के नहीं बताता। और हम दोनों ज़्यादातर यही बातें करते थे। वह मुझे अपने सीक्रेट बताती थी। वह किसी को पसंद करती थी। वह जिसको पसंद करती है वह इंसान बहुत खूबसूरत है, मगर उसने बताया कि वह शादीशुदा है। मैंने उससे कहा था कि तुम्हें शादीशुदा ही पसंद आया है, तुम किसी कुंवारे लड़के को पसंद नहीं कर सकती थी। तब उसने कहा कि जिसको मैं पसंद करती हूँ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मेरा दिल करता है कि मैं सारा दिन उसी के पास रहूं। उसने बताया था कि मेरे मोबाइल में उसके बहुत सारे फ़ोटो हैं। मैं दिन रात उसके फ़ोटो देखती रहती हूँ, हर मोमेंट पर उसकी फ़ोटो क्लिक करती रहती हूँ और उसे पता भी नहीं चलता। वह लड़की जिसको भी चाहती थी, सच में वह दीवानों की तरह प्यार करती थी। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान खुशी जिसको चाहती है वह उसे मिल जाए। सच में खुशी मुझे बहुत पसंद आई थी और अब मुझे उससे मिलना था। मैं उससे मिलना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि अब की बार जब मेरे पति घर पर आएंगे तो मैं खुशी को अपने घर डिनर पर इनवाइट करूंगी। वह मेरे गांव मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आएगी और कभी इनकार नहीं करेगी। अब की बार मैंने ठान लिया था कि मैं उससे मिलकर ही रहूंगी। मैंने बातों ही बातों में खुशी से कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? मेरी बात सुनकर कुछ देर के लिए खुशी खामोश हो गई और उसने कुछ देर के बाद बड़ी सोच समझकर जवाब दिया कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें अभी कब मिलने के लिए बुला रही हूँ। जब मेरे पति छुट्टियों में घर पर आएंगे मैं तुम्हें इनवाइट करूँगी, तुम ज़रूर आना। अभी तो मेरे पति के घर आने में काफ़ी दिन बचे हुए हैं, तब तक तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। वह इस बात पर राजी हो गई थी
इधर मेरे ससुर की घोड़ी जिसको वह पाल रहे थे, वह सारा दिन बेचारी धूप में खड़ी रहती थी और मेरे ससुर पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते थे। मैं अपने ससुर के हाथ में बार बार मोबाइल देखती रहती थी। पहले तो वह कभी मोबाइल इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन मैंने नोटिस किया था कि काफ़ी दिनों से वह मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। लेकिन वह रोज़ घोड़ी का दूध जरूर पीते थे। इस घोड़ी को हमारे घर पर आए हुए लगभग 2 महीने हो गए थे। मेरी नंद ने अपने पिता से कहा कि पापा जी इसको बेच दो, काफ़ी दिन हो गए हैं इस घोड़ी को यहाँ पर रखे हुए, यह बहुत गंदगी फैलाती है। मेरे ससुर कहने लगे, यह यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, मैं इसका ध्यान रखता हूँ, किसी से इसका कोई काम भी नहीं करवाता हूँ। उनको शायद अपनी बेटी का ऐसा कहना बहुत बुरा लगा। मैंने अपनी नंद को खामोश कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे ससुर अपने शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए इस घोड़ी का दूध पिया करते थे। यह बात मेरी नंद को पता नहीं थी, इसीलिए वह अपने पिता से घोड़ी बेचने की जिद कर रही थी। एक दिन अचानक ही मेरे पति बिना बताए घर पर आ गए। हम लोग उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। मुझे लगा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जिस शहर में काम करते हैं वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कंपनी में दूर के रहने वाले जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे, उन सभी को उनके घर भेज दिया गया और मेरे पति बिना बताए यहाँ पर आ गए। जब शहर का माहौल ठीक हो जाएगा तभी वहाँ पर जाएंगे। इसका मतलब यह था कि लगभग मेरे पति कुछ दिन तो अब घर पर ही रहने वाले थे। मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि अभी तक तो मेरे पति मेरे साथ 2 या 3 दिन से ज़्यादा घर पर नहीं रुका करते थे। मेरी नंद भी अपने भाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, जबकि मेरे ससुर का बिहेवियर कुछ चिड़चिड़ा सा हो रहा था। ना जाने वह किस बात पर नाराज़ थे या फिर गुस्सा थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने मेरे पति को भी खूब डांट लगाई। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें भेज दिया तो तुम वापस आ गए। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे यहाँ आ जाने से घर में पैसों की कितनी कमी हो गई है। मेरे पति ने उनको समझाया कि शहर का माहौल ठीक नहीं है, इसीलिए कंपनी में काम भी बंद है, लेकिन उन लोगों ने 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी है। हम लोग भी हैरान रह गए कि ना जाने ससुर जी का बिहेवियर इतना गुस्से भरा कैसे हो गया है। मेरे पति तो खामोश होकर अपने कमरे में चले गए थे। गुस्से में ससुर जी ने खाना भी नहीं खाया था। मैंने अपने पति से कहा कि आज पापा को क्या हो गया है, पता नहीं क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं। आज से पहले तो मैंने कभी उनको गुस्से में देखा ही नहीं है। मेरे पति कहने लगे, अब उनकी उम्र हो गई है, उन्हें घर की चिंता लगी रहती है, और फिर मेरी बहन की शादी भी तो सर पर रखी है, इसीलिए वह कुछ परेशान होंगे। उसके बाद खाना खाकर हम लोग सो गए थे। मेरे पति को यहाँ पर रहते हुए 2-3 दिन गुजर गए थे, लेकिन मैं नोटिस कर रही थी कि इन दिनों खुशी ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं की। मैं खुद ही उसको कॉल लगाई और उससे कहा कि मेरे पति घर आ गए हैं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैंने उसको डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। वो मुझसे मिलने के लिए मना कर रही थी। मैंने उससे कहा, मुझे पता है तुम बहाना बना रही हो, अगर तुम मेरे घर नहीं आई तो मैं तुमसे कभी फ़ोन पर बात नहीं करूँगी, यहाँ तक कि कभी तुम्हारी कॉल ही रिसीव नहीं करूँगी। यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन रात के डिनर पर मैंने खुशी को इनवाइट कर दिया था और अपने पति के आने की खुशी में भी खाने को अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे। मैं शाम के टाइम पर अपने ससुर के कमरे में उनको चाय देने के लिए गई। मैंने देखा कि वह मुझे बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। मैंने उनकी तरफ चाय की ट्रे रख दी। उन्होंने चाय नहीं पी और वह उठकर कमरे से बाहर चले गए। पता नहीं क्यों उनका मूड मेरी तरफ से भी बहुत ऑफ था। वह मुझसे भी बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे ससुर अपना मोबाइल कमरे में ही छोड़ गए थे। उनके मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी। मैंने सोचा कि कॉल की आवाज़ सुनकर वे खुद ही अपना मोबाइल लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन उनके मोबाइल पर लगातार किसी की कॉल आ रही थी। मैंने अपने ससुर का मोबाइल उठाया और उनको मोबाइल बाहर देने के लिए चली गई। मैंने देखा कि वह घर में कहीं भी मौजूद नहीं थे। तभी अचानक मेरे पति ने मुझे आवाज़ लगा दी। मेरे ससुर का मोबाइल मेरे हाथ में ही था। कॉल आनी तो बंद हो गई थी, लेकिन धोखे से मैं उनके मोबाइल को अपने कमरे में ही लेकर चली आ गई। मेरे पति नहा रहे थे। उन्होंने अपने कपड़े निकालने के लिए कहा था। मैं उनके कपड़े निकालने में बिजी हो गई। तभी अचानक मुझे याद आया
कि शाम के 5 बज गए हैं। एक बार मैं पहले खुशी को कॉल करके पूछ लेती हूँ कि वह आ रही है या नहीं, और अगर आ रही है तो कितनी देर में घर पहुँच रही है। पति के कपड़े निकालने के बाद मैंने अपना मोबाइल उठाया और खुशी का नंबर डायल किया। खुशी के नंबर पर रिंग जा रही थी और तभी अचानक मेरे ससुर के मोबाइल पर भी किसी की कॉल आने लगी। मैंने जैसे ही अपने ससुर का मोबाइल हाथ में उठाया तो यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि उनके मोबाइल की स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा था वह मेरा नंबर था। घबराहट से मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। मैंने दोबारा से अपने मोबाइल से खुशी का नंबर डायल किया और देखा तो फिर से कॉल मेरे ससुर के नंबर पर ही आ रही थी। मैंने कॉल रिसीव की तो मुझे मेरी ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं हैरान रह गई थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मैंने खामोशी से अपने ससुर के मोबाइल को स्विच ऑफ करके अपनी अलमारी में रख दिया और अपने काम पर लग गई। थोड़ी देर बाद मेरे ससुर जब घर वापस आए तो वह मुझे बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। मुझे पता था कि वह ज़रूर अपने कमरे में ही जाएंगे और अपना मोबाइल तलाश करेंगे। मेरी सोच के मुताबिक वह अपने कमरे में ऐसी तलाशी कर रहे थे जैसे उनका कुछ खो गया हो। मेरे पति नहाने के बाद तैयार होकर अपने दोस्तों के पास चले गए। मेरे पास मौका अच्छा था, इसीलिए मैंने अपने ससुर का मोबाइल ऑन किया और उनके मोबाइल की तलाशी लेने लगी। लेकिन यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उनके मोबाइल में मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ और मेरी छोटी छोटी सी वीडियो थी जो कि मेरे घर के हर काम में मोमेंट पर बनाई गई थी, जैसे मैं घर के नॉर्मल काम किया करती थी। अब मेरी सब कुछ समझ में आ गया था कि आखिर मुझे हर बार लगता था कि मेरे पीछे कोई है, कोई मुझे देख रहा है, मुझ पर किसी की नज़र है। यह मेरा कोई शक नहीं बल्कि मेरे ससुर अपने मोबाइल से ही मेरे फ़ोटो खींच लिया करते थे या फिर वीडियो बना लिया करते थे। मुझे अब अपने ससुर से डर लगने लगा था। लेकिन फिर यह खुशी कौन थी जो इतने दिनों से मुझे फ़ोन पर बात करती थी? मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। इसका मतलब था कि मेरा ससुर मुझ पर गंदी नज़र रखते थे। इस मोबाइल में एक वीडियो तो ऐसी थी जिसे देखकर मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मोबाइल में मेरी साड़ी पहनते हुए टाइम की वीडियो थी और मेरे कमरे से जो एल्बम गायब हुई थी उसका मतलब यही था कि वह मेरे कमरे से ही मेरे ससुर ने ली थी और अपने पास रख ली थी। अब मैं यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपने पति को फ़ौरन कॉल करके घर बुला लिया और उनको सब कुछ बता दिया। मेरे पति ने पहले तो मेरी यह बात सुनते ही मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और वह कहने लगे कि तुम मेरे पिता पर इल्ज़ाम लगा रही हो। वो मुझे इस बात पर बुरा भला कहने लगे। मुझे पता था कि कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मैंने अपने पति के हाथ में उनके पापा का मोबाइल दे दिया। उनसे कहा कि यह देखो और बताओ कि यह मोबाइल किसका है। मेरे ससुर मेरे पति से कहने लगे, तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है, इस मोबाइल में कुछ भी नहीं है। मेरे पति ने घूरते हुए अपने पापा की तरफ देखा और कहा कि सलोनी कह रही है कि यह मोबाइल किसका है। उसने यह नहीं कहा कि इस मोबाइल के अंदर क्या है। यह बात सुनकर मेरे ससुर अचानक खामोश हो गए। अगर वह कुछ बोले तो उनकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। मेरे पति ने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और मेरे सारे फ़ोटोज़ उन्होंने मोबाइल में देख लिए और उसने मेरी वह वीडियो भी देखी जो काफ़ी गलत तरीके से बनाई गई थी। मैंने अपने पति को खुशी के बारे में भी बता दिया कि खुशी कोई और नहीं बल्कि आपके ही पिताजी है। मेरे ससुर अपनी सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी खुशी को नहीं जानता। मैंने अपने पति से कहा कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप भी खुशी का नंबर मेरे फ़ोन से डायल करें, आपको पता चल जाएगा कि कॉल किसके पास जाएगी। मेरे पति ने मेरे कहने के मुताबिक मेरे नंबर से खुशी का नंबर डायल किया तो कॉल उनके दूसरे हाथ में उनके पापा के मोबाइल पर ही आने लगी। मैं जो भी बात अपने पति को बता रही थी वह सच हो रही थी। अब मेरे पति को यकीन आ गया मेरी बात पर। मैंने आज उनके पापा के खिलाफ़ जो इल्ज़ाम लगाया वह बिल्कुल सही है। मैंने अपनी नंद से भी कहा कि मैं काफ़ी दिन पहले तुमसे कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझ पर नज़र रखता है, लेकिन तुमने मेरी बात को मजाक में डाल दिया। उसके बाद से कभी दोबारा मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई, लेकिन लगातार मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। मुझे लगता था कि जैसे मेरे आसपास कोई है, पर जब मैं गौर से देखती तो मेरे पास कोई नहीं होता
और फिर मेरे कमरे से वही एल्बम गायब होना। कुछ दिन बाद जब मैं पापा के कमरे में सफाई लगाने गई तो मेरी वह एल्बम उनके कमरे में ही देखी थी। घर में एकदम खामोशी का माहौल छा गया। मेरे पति की आंखों में बहुत गुस्सा था और वह अपने पिता के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने पिता का हाथ उठाकर अपने सर पर रख लिया और कहा कि आपको मेरी कसम है कि सलोनी जो कुछ कह रही है क्या वह सच है या फिर आप झूठे हैं। मेरे ससुर के चेहरे पर पसीना आने लगा क्योंकि वह बुरी तरह से फंस चुके थे। थोड़ी देर के बाद मेरे ससुर ने हाथ नीचे कर दिया और वह रोने लगे और मेरे पति के आगे हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो बेटा, बहू ठीक कह रही है, यह मोबाइल मेरा है और खुशी भी मैं ही हूँ। मैं ही लड़की बनकर तुम्हारी पत्नी से बात किया करता था। जिस दिन से तुम्हारी पत्नी इस घर में आई थी मेरे दिल को भा गई थी। मैं इसे पसंद करने लगा था और हमेशा इसके करीब जाने की कोशिश करता था। तुम्हारी पत्नी जो भी काम करती मैं उसका फ़ोटो खींच लिया करता था और अकेले में उसकी फ़ोटो और वीडियो देख देख कर खुश होता था। सलोनी बहुत खूबसूरत है, मैं उसकी खूबसूरती में खो गया था। तुम तो हमेशा दूसरे शहर में रहते थे, इसीलिए मैं चाहता था कि मैं इसको अपनी तरफ कर लूँ और तुम्हारी पत्नी को तुमसे छीन लूँ। इसीलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं लड़की की आवाज़ निकालकर सलोनी से फ़ोन पर बात किया करूँगा और मैं सलोनी से खुशी बनकर फ़ोन पर बात किया करता था। मेरे अंदर यह पुराना टैलेंट है। मैं अपनी जवानी के दिनों में ही लड़की की आवाज़ निकालता था, लेकिन अब बुढ़ापे की उम्र में जाकर मेरे मुंह से लड़की की आवाज़ साफ नहीं निकलती थी। इसीलिए मैं घोड़ी लेकर आया था। घोड़ी का दूध पीने से गले से आवाज़ ठीक हो जाती है। मैंने ही तुम्हारी पत्नी के कमरे से उसकी एल्बम चुराई क्योंकि मैं उसे पसंद करता था। मेरे मोबाइल के वॉलपेपर पर भी उसका फ़ोटो लगा हुआ है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बेटा। तुम्हारी पत्नी पर गंदी नज़र रखने लगा था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें यह सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं किसी दिन बहू को अपनी बातों में ले लूँगा और उससे कहूँगा कि वो तुम्हें छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले। यह बात सुनकर मेरे पति का खून खौल उठा और मुझे भी अपने ससुर से नफरत होने लगी। जिसको मैं इतना अच्छा आदमी समझती थी वह मेरी इज्जत पर गंदी नज़र रखे हुए थे। मुझे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। मेरे पति ने कहा, मुझे नहीं लगा था कि ससुर अपनी बहू के साथ इतनी घिनौनी हरकत भी कर सकता है। मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप कहते हुए। मेरे ससुर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। मेरे पति ने अपने पापा को बहुत भला बुरा कहा और उन्होंने यह फैसला किया कि अपनी बहन की शादी कर देने के बाद मुझे अपने साथ शहर ले जाएंगे जहाँ पर वह नौकरी करते हैं। वह वहीं पर ही एक किराए का मकान खरीद लेंगे और मुझे अपने साथ ही रखेंगे। वह कभी भी मुझे इस घर में नहीं रहने देंगे और खुद वापस लौटकर इस घर में नहीं आएंगे। मेरे ससुर ने हम लोगों से बहुत माफ़िया मांगी, लेकिन हमारे दिल से उतर चुके हैं। अब कभी हमारे दिल में उनके लिए पहले जैसी इज्जत नहीं आ सकती। इसीलिए मेरे पति ने 1 महीने के अंदर ही अंदर अपनी बहन की शादी कर दी। उसके बाद में मुझे लेकर शहर आ गए। मैं अपने पति के साथ अब शहर में ही रहती हूँ और मेरे ससुर गांव में अकेले रहते हैं। हम लोगों के साथ साथ उनकी बेटी ने भी उनसे सारे संबंध खत्म कर दिए। मैं अपने पति के साथ शहर में खुशी खुशी रहती हूँ, पर कभी कभी अपने पति को समझाती हूँ। वो जैसे भी हैं पर आपके पिता हैं। मेरे कहने के मुताबिक मेरे पति अपने पिता को खर्चे के पैसे देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।